हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड फिज़िक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए, हमारा जितना भी ये यूनिवर्स है, हम ये कंसिडर करते हैं कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, और वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसिडर किया गया है जिससे ये यूनिवर्स मिला के बना है, वो पार्टिकल है एटम। तो अब हम जानते हैं कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, और इसके पीछे काफ़ी सारी ऑलरेडी रिसर्च हुई थी, और उसी रिसर्च से हमने एक कंक्लूजन निकाला जिससे हमें पता लगा कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो इसके पीछे जे थॉमसन थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, उसके बाद एटॉमिक मॉडल भी बनाया, और उसके बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए जिसकी वजह से हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज मिलनी स्टार्ट हुई। फिर बोर ने भी अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, तो उसी मॉडल के एनालिसिस को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, और जानेंगे कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हम पढ़ाएंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखिए, एटम के अंदर हम ये कंसिडर करते हैं सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक हैवी मास प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम ये कंसिडर करते हैं कि किसी भी एटम के सेंटर के अंदर हैवी पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो हमारा एटम है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और हम ये कंसिडर करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, इनका एक पाथ होता है जिसमें ये चलते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। इसी पाथ को क्या कहा गया, ऑर्बिट कहा गया। तो एक एटम के अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट हुए, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर हो गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है पार्टिकल, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब क्या इन पार्टिकल पर कोई चार्ज होता है, क्या इनका कोई पर्टिकुलर मास होता है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हम कंसीडर करते हैं कि कैसा चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और इस पे जो चार्ज होता है वो कितना चार्ज होता है, वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। और इसका जो मास होता है वो थोड़ा नेग्लिजिबल हम कंसीडर कर लेते हैं, और इसका मास लगभग होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, कैसा चार्ज पार्टिकल है, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। उस पर कितने का चार्ज है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का चार्ज है, और उस पर मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम का उसके ऊपर चार्ज है। और ये जो वेट होता है इलेक्ट्रॉन का, वो प्रोटॉन के वेट से बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। कितना कम होता है, प्रोटॉन के वेट का ये होता है 1/1840 टाइम्स, इतना कम इसका वेट होता है। अब उसके बाद कंसीडर कर लेते हैं प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन पर क्या कोई चार्ज होता है कि नहीं। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन के पास होता है उतना ही चार्ज होता है, बस इलेक्ट्रॉन के पास वो चार्ज नेगेटिव में होता है, प्रोटॉन के पास वो चार्ज पॉजिटिव में होता है। दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन किस में हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज अ मास ऑफ प्रोटॉन। देखो, प्रोटॉन काफ़ी हैवी पार्टिकल है, और उसका मास जो होता है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, जो कि है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। उसके अलावा ये जो न्यूट्रॉन होता है, क्या इस पर भी कोई चार्ज होता है, नहीं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इसका जो चार्ज होता है वो हम क्या कंसीडर करते हैं, ज़ीरो कंसीडर करते हैं। और इसके जो मास है और प्रोटॉन का जो मास है उसमें ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन जो न्यूट्रॉन का मास है फिर भी वो क्या कंसीडर किया जाता है, प्रोटॉन से ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो इसका मास है वो है लगभग 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि एक एटम के अंदर क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है,
न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और जो हमारा न्यूट्रॉन है क्या उस पर कोई चार्ज होता है, नहीं। इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत ही कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट से। प्रोटॉन का वेट कितना हो गया, प्रोटॉन का वेट हो गया लगभग 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 और न्यूट्रॉन का कितना है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27। तो किसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, न्यूट्रॉन का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है प्रोटॉन के वेट से। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में और कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है। तो ये सारे जो वर्ड्स है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये किससे रिलेटेड होते हैं, एटम से ही रिलेटेड होते हैं। एक पर्टिकुलर एटम है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का आप एटम लोगे उसका अपना एक एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, उसका अपना एक मास नंबर होगा, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट हमने लिया है उस एलिमेंट के एटम का अपना एक एटॉमिक नंबर है, अपना एक मास नंबर है। अब ये जो एटॉमिक नंबर है इसे आप किस चीज़ से डिनोट करते हैं, जो एटॉमिक नंबर है उसे हम डिनोट करते हैं Z से और जो मास नंबर है उसे हम डिनोट करते हैं A से। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, यानी कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, उसके एटॉमिक नंबर के। और हमें ये बात पता है कि एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर एटम न्यूट्रल है यानी कि उस पर ओवरऑल चार्ज क्या है, 0। और हमें ये बात पता है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल रहे तो क्या होना चाहिए, जितने प्रोटॉन होने चाहिए उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी, इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से होने चाहिए, एक एटम के होने चाहिए, आयन के नहीं, क्योंकि आयंस में तो हम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करवा सकते हैं। तो उस वजह से फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम नहीं रहते, इसीलिए हम क्या कंसिडर करते हैं कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी इसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल, वो कोई आयन नहीं होना चाहिए। यानी कि एटॉमिक नंबर यानी कि Z किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके बाद हम देखेंगे मास नंबर के बारे में कि ये मास नंबर क्या होता है। मास नंबर जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि किसी भी एटम का जो मास है, अभी हमने देखा था कि एक एटम का जो मास है वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है, ठीक है। तो जो मास नंबर होता है A, वो किसके इक्वल माना गया, मास नंबर ये माना जाता है कि एक एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है प्लस जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसका जो सम होता है वो क्या कंसीडर किया जाता है, मास नंबर। तो मास नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट विद इन एन एटम। एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स है और जितने भी न्यूट्रॉन्स है वो क्या कंसीडर किए जाते हैं, उसका मास नंबर कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि क्या रिलेशनशिप होती है एटॉमिक नंबर और मास नंबर में, तो हम वो रिलेशनशिप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, जो कोई भी एटम है उसका मास नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के। तो क्या हम लिख सकते हैं कि A इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह एटॉमिक नंबर Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये एक हमें रिलेशनशिप मिल गया एटॉमिक नंबर और मास नंबर का। और इस रिलेशनशिप से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं। Z को इस तरफ ले आएंगे, A माइनस Z इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक एटम के पास टोटल कितने न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा, अब इसको लिखा कैसे जाता है, मान लो कोई भी एलिमेंट है XYZ, ठीक है, वो हमने एलिमेंट का सिंबल यहाँ लिख दिया। तो जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो नीचे लिखा जाता है और जो मास नंबर है वो ऊपर लिखा जाता है। यानी कि जो सिंबल हम किसी एलिमेंट का लिखते हैं, ठीक है, उसमें एटॉमिक नंबर नीचे होता है, फिर एलिमेंट का सिंबल आ जाता है और फिर सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, मास नंबर प्रेजेंट होता है। अब हम जान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में
कि कोई भी एटम है, हमने बात पढ़ी कि उसकी शेल्स होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो इनके पास जो शेल्स हैं, ठीक है, उनका नाम बोर ने क्या रखा, उन्होंने दिए KLMN शेल्स। तो उन्होंने इसको ये नाम दिया KLMN शेल। अब इसके अंदर हमें पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन कितने कितने आ सकते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों रिवॉल्व करते हैं, लेकिन हर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला भी बताया गया जो है 2n², यानी कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n² जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ द शेल, यानी कि आप कौन सी शेल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आपको पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सपोज हम कहते हैं K शेल के बारे में कि K में कितने आएंगे। अब वो कौन सी शेल है, फर्स्ट शेल है, तो n को हम क्या रख देंगे 1, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यानी कि K शेल के अंदर केवल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि L शेल में कितने आएंगे, तो हम क्या रखेंगे L शेल यानी कि सेकेंड शेल, तो n = 2, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 की पावर 2, तो 2 2 4, 4 × 2 8, यानी कि L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। अगर हमें पता लगाने M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सी शेल है, शेल नंबर 3, तो हम क्या लिख देंगे 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 = 9, 9 2 = 18, यानी कि M शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल किए जा सकते हैं। अब इसके बाद हम और एक और चीज़ जानते हैं, वो हम जानना चाहते हैं टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस पर टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस पर टोटल कितना चार्ज है। तो देखो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज पार्टिकल है ही कौन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो यानी कि जो न्यूक्लियस पर चार्ज आएगा वो केवल किसकी वजह से आएगा, प्रोटॉन की वजह से आएगा। और प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के, ठीक है। कि मान लो कोई एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो उसके पास प्रोटॉन भी कितने होंगे 1, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 1 होंगे, ठीक है। तो अब उस पर जो न्यूक्लियस पे चार्ज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, 1 प्रोटॉन की वजह से आएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पे जो चार्ज है वो कितना होगा 1 टाइम्स होगा, किसके, कितना होता है एक प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ के, ठीक है। अगर मान लो हम यहीं पर बात करने लगे ऑक्सीजन की जिसका एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हुए 8, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए 8, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो किसकी वजह से होगा, एक प्रोटॉन की वजह से होगा। और एक प्रोटॉन पर कितने का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ का, तो 8 पर कितना होगा 8 × 1.6 × 10⁻⁻19 का चार्ज होगा। तो इसमें से 8 क्या है, 8 हो गया एटॉमिक नंबर। तो क्या हम लिख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो Z टाइम्स होता है किसके, E के। कैसा E, पॉजिटिव, यानी कि प्लस में जब हम चार्ज लेंगे उतना जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो हम क्या कहेंगे कि एक न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो किसके बराबर है, ZE के बराबर है।